पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। वर्ष 2021 रवानगी की तरफ है तथा 2022 आ रहा है, यानी कि अलविदा 2021 और सुस्वागतम 2022। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे कुछ अहम इश्यूज को लेकर। 2021 में दो फ्रंट इनके हैं, एक तो फ्रंट पंचकुला जहां से ये विधायक हैं, और दूसरा इनका विधानसभा जो इनकी कर्म भूमि है। इन दोनों मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है और नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धरनी जी, आपका भी स्वागत है। सर्वप्रथम मैं वर्ष 2022 के लिए सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष 2022 आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग और नई तरंग लेकर के आए। वर्ष 2021 का जो वर्ष रहा, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ चुनौतियां थी, जिसके कारण जो एक सही प्रॉपर तरीके से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना। कोरोना को लेकर पिछले वर्ष, जो मैं समझता हूँ वर्ष 2021 के अंदर, जिस प्रकार से हमें विधानसभा का सत्र सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने विधायकों को जो हमारी विजिटर गैलरी है या स्पीकर गैलरी है उसमें बिठाना पड़ा, तो उसके कारण निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि ये लोकतंत्र का ये मंत्र और इसकी गरिमा और इसका सदन की गरिमा बनी रहे, उसके लिए हमने प्रयास किया है। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी दो कर्मभूमि, एक तो पंचकुला विधानसभा और एक विधानसभा जहां पर सारे से गतिविधियां चलती हैं विधायकों की। सबसे पहले पंचकुला का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप वहां से विधायक हैं। पंचकुला में आपने प्रमुख रूप से 2021 में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो करवाई हों, जो लोगों को बताई जा सकती हैं? देखिए, वर्ष 2021 की सबसे बड़ी उपलब्धि पंचकुला के लिए, पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर करना है। मैं समझता हूं कि हरियाणा का ये तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है या जिला है पंचकुला, और जिसके अंदर पंचकुला है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया गया। और मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से पंचकुला के विकास को नई रफ्तार मिली है। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से जो दूर दूर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े अदारे हैं वो आज पंचकुला की ओर रुख कर रहे हैं। चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे इसके अलावा जो टूरिज़्म है, उसको बहुत बढ़ावा पिछले वर्ष के अंदर मिला है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पंचकुला पर हमेशा रहा है। और पिछले वर्ष के अंदर जो मोरनी हिल एरिया है उसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास हमने किया है। और आज वहाँ पर टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं, आज टिक्कर ताल के अंदर जहाँ पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कूटी या यूँ कह लीजिए जो ट्रैक्स हैं जो जिनके ऊपर जो लोग जाकर के अपनी एडवेंचरस जो गतिविधियां हैं वो कर सकते हैं, ऐसे कुछ कार्य वहाँ पर शुरू किए गए हैं, जिससे निश्चित तौर पर पंचकुला को एक नई रफ्तार मिली है। इसके अलावा जो पंचकुला के अंदर जिस प्रकार से आज जो संपत्ति है, जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है, उसके रेट इसीलिए बढ़े हैं कि आज पंचकुला आगे बढ़ रहा है, पंचकुला विकास की ओर अग्रसर है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आज पंचकुला के अंदर आए हैं,
जिससे पंचकूला रफ्तार पकड़ रहा है और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बना है कि पंचकूला आगे इससे और आगे बढ़ेगा। तो उस दृष्टि से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, या आयुष का एम्स है, या यूँ कह लीजिए कि सड़कों का विस्तार जिस प्रकार से हुआ है, वहाँ पर PWD रेस्ट हाउस बना है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आज पंचकूला के अंदर आई हैं और जिससे मैं समझता हूँ पंचकूला विकास की ओर अग्रसर है। और पिछले लगभग 4-5 साल के अंदर हमने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पंचकूला में किए हैं। गुप्ता जी, माता मनसा देवी खंडपीठ, गुरुद्वारा साहब, ऐसी धार्मिक जगह भी हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री जी भी खुद, क्योंकि पंचकुला से उनका एक नाता है, आपसे भी स्नेह है, तो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ वहाँ के लिए क्या योजनाएं आप लाए हैं? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल कहूँगा 5 वर्ष का, वो पंचकूला के अंदर बीता है, पंचकूला के अंदर वो रहे हैं और इसलिए उनका विशेष प्रेम जो है पंचकूला और चंडीगढ़ के प्रति रहा है और आज भी है। और उसी के मैं समझता हूँ कि आज उसी के कारण, चाहे वो केंद्र का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, या 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष का एम्स है, या हमारी NH-73 है जो लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, या अभी गुरुद्वारा नाडा साहब के लिए और माता मनसा देवी के लिए जो विशेष तौर पर 25-25 करोड़ रुपए के जो पैकेज दिए गए हैं ताकि इन धार्मिक स्थलों का विकास भी अच्छे ढंग से हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये विशेष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा पंचकूला के ऊपर रही है और आगे भी मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से आगे आने वाली योजनाएं हैं, जैसे अभी खेलो इंडिया है 2022, इसी का जिक्र मैं करने वाला था कि उसमें प्रमुख रूप से आपके टारगेट क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, इस वर्ष 2021 के अंदर हमें पंचकूला को खेलो इंडिया जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम हमें आज यहाँ पर मिला है और ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम होने से निश्चित तौर पर पंचकूला राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचकूला की जो है छवि उभर करके आएगी। 2022 में अगर बात की जाए, आपके कौन कौन से एजेंडे रहेंगे प्रमुख रूप से जो पब्लिक इंटरेस्ट के, जिनको आप करवाने के लिए आपने रोड मैप अपने जहन में सोचा होगा? देखिए, पंचकूला के अंदर बहुत सारे अभी कार्य पाइपलाइन के हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा वर्ष 2014-15 के अंदर हुई थी, लेकिन क्योंकि आयुष का एम्स बनना स्टार्ट हुआ तो मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पाया। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वर्ष के अंदर मेडिकल कॉलेज की मंजूरी यहाँ पर मिले और मेडिकल कॉलेज का निर्माण यहाँ पर शुरू हो। इसके अलावा भी जो एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का मैं कहूँगा कि यहाँ पर बनने वाला है, उसका निर्माण कार्य अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ है और अगले 2 साल के अंदर वो बन करके जब तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर एक वो पंचकूला के लिए असेट होगा। इसके साथ साथ पंचकूला के अंदर जो नए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए, बड़े प्रोजेक्ट आए जहाँ युवाओं को रोज़गार मिल सके, रोज़गार के साधन उपलब्ध हो सके, तो इस प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक जो हमारा पेंडिंग में है वो डिफेंस का, जो मिलिट्री का की तरफ से 10 एकड़ ज़मीन हमने डिफेंस को दी थी, उसके ऊपर नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है। तो वो नर्सिंग कॉलेज भी इस वर्ष में शुरू हो जाए बनना, वर्ष 2022 में, ये मेरा प्रयास रहेगा। गुप्ता जी, इसके अलावा चर्चा करते हैं, क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर भी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि कोविड के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखना, सभी नॉर्म्स को पूरा करना आपका रहा। फिर भी इस साल का जो आपका अनुभव अगर पूछा जाए कोविड वर्ष का या 2021 का, तो वो क्या है? नहीं, देखिए, वर्ष 2021 के अंदर हमने बहुत सारे नए निर्णय किए हैं
में न उसके मुताबिक जो हम विधानसभा को ई विधानसभा की ओर बनाने की ओर अग्रसर हैं और वर्ष 2021 के अंदर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं जो ई विधानसभा बनाने के लिए होनी चाहिए। हमारे पास फंड्स आ चुके हैं, स्पेस हमें मिल चुका है, हमने नीचे उसके लिए तैयारी कर ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2022 के इस बजट सत्र के अंदर ही हम ये जो अपनी विधानसभा है इसको ई विधानसभा बनाने में सफल होंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो चीज़ें हमने नई पिछले वर्ष 2021 में, जैसे शून्यकाल की शुरुआत हमने की। शून्यकाल एक ऐसी प्रथा है जो आज तक शायद किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं हुई और 50 वर्ष के पश्चात लगभग 50-55 वर्ष का हरियाणा विधानसभा का इतिहास रहा है, ये पहली बार शून्यकाल शुरू हुआ है। इसके अलावा मेरा ये प्रयास रहा है कि विधानसभा के अंदर सार्थक चर्चा हो, सार्थक मुद्दों के ऊपर चर्चा हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो मैं समझता हूँ कि दोनों का उसके लिए सहयोग आवश्यक है और मैंने प्रयास किया है कि विपक्ष को भी उतना ही समय मिले जितना सत्ता पक्ष को था। विपक्ष के विधायक पहली बार देखा गया है कि वो बतौर विधानसभा अध्यक्ष खुले रूप से आपकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, आपकी कार्यप्रणाली की सराहना करते हैं। आपने, जहां तक मुझे याद है, कोई आज तक विधानसभा सेशन के दौरान नेम भी शायद नहीं किया। हाँ बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं कि पिछले कई सत्रों से आज तक किसी भी जो अपने माननीय सदस्य को नेम करने की आवश्यकता नहीं हुई और जैसा मैंने कहा कि सभी का सहयोग इसके अंदर हमें मिल रहा है और हम कोशिश ही रहती है कि हम विषयों के ऊपर गंभीरता से चर्चा करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय, मेरा ये प्रयास रहता है कि जो चुने हुए नए सदस्य हैं, हमारी विधानसभा के अंदर लगभग आधे सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए, उन नए सदस्यों को प्रोत्साहन करने के लिए ये प्रयास रहा है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए और उसी का परिणाम है कि वो चर्चा करते हैं। 2021 में आपने प्रयास शुरू किए, 2022 में उम्मीद है कि वो पूरे होंगे, जैसे कि हरियाणा को अलग नई विधानसभा मिले। हाँ देखिए, वो भी एक प्रयास जो है कि क्योंकि आज की परिस्थिति जो हरियाणा विधानसभा की है उसमें जो एक अच्छी विधानसभा के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था स्थान की कमी के कारण नहीं हो पा रहे। यहाँ पर हमारे जो माननीय मंत्री हैं, विधानसभा सत्र के दौरान उनको बैठने की व्यवस्था प्रत्येक विधानसभा में होती है ताकि अपना वो जो ऑफिस का कार्य भी कर सकें और विधायक कार्य भी कर सकें। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है, हम किसी भी मतलब मंत्री को यूँ कह लीजिए कि उनको बैठने की स्थान उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसके साथ साथ जो विधानसभा की जो कमेटियां हैं, मैं समझता हूँ कि विधानसभा की पूरी जो कार्यवाही है पूरी वो कमेटियों के माध्यम से संचालित होती है। कमेटियों के लिए भी, उनके चेयरमैन्स के लिए या कमेटियों की बैठक करने के लिए भी हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि नेता विपक्ष जो हैं उनका भी पूरी तरह से प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये प्रयास शुरू किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की प्रशंसा की है और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने भी कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और जो आपने ये कदम उठाया है कि नई विधानसभा बने, चंडीगढ़ में ही बने, तो उसके लिए उन्होंने भी कहा कि आप प्रयास कीजिए, मैं भी जो आपका मदद हो सकती है वो करूँगा। तो इस दृष्टि से मेरा ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश की एक नई विधानसभा, एक अच्छी विधानसभा जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो उसका निर्माण जल्द से जल्द हो और उसके लिए आने वाले दिनों के अंदर
मैं चाहूँगा कि मैं आदरणीय अमित शाह जी से भी मिला था, उन्होंने भी कहा इसके ऊपर आगे को इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का मेरा प्रयास रहेगा। गुप्ता जी, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, लेकिन हरियाणा का कुछ हिस्सा ऐसा है जो पंजाब ने अभी तक कैप्चर कर रखा। आपने 2021 में काफ़ी अच्छे प्रयास किए, उसके कुछ परिणाम भी नज़र आने लगे, वो उम्मीद है कि 2022 में पूरे होंगे। देखिए, मेरा प्रयास है, उसके अंदर भी 2 या 3 अच्छी बैठकें हुई हैं, जिसके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर पंजाब के जो हमारे अधिकारी हैं, चंडीगढ़ यूटी के अधिकारी हैं, हरियाणा के अधिकारी हैं, इनकी बैठकें हुई हैं और उनके अंदर जो एक सूचना है उसका आदान प्रदान हुआ है। आगे आने वाले दिनों के अंदर ये दोबारा से फिर बैठकें हो और ये क्रम शुरू हो और उसके ऊपर निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय हो, ये मेरा प्रयास है। तो इसको हम मिल कर के करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये जो स्थान है, क्योंकि 1966 के अंदर हरियाणा बना था, 50 वर्ष तक किसी भी हमारे आदरणीय जो स्पीकर हैं या विधानसभा के अंदर कोई ये मुद्दा नहीं उठाया। थोड़ा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, कि स्थान की कमी है। इस कारण हमें वो स्थान मिले, इस बात का भी प्रयास है। धन्यवाद गुप्ता जी, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और 2022 में भी इसी प्रकार से, जैसे सोशल इंजीनियरिंग आपकी देखिए, वैसे तो सभी पॉलिटिशियन सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन जनता के सुख दुख में बराबर उपस्थित रहना और उसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्य परायणता को जिस तरह से ये निर्वाह कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर देखा जाए तो हरियाणा को, जैसे ये विधानसभा की नई जो विधानसभा बनाने के लिए जो इन्होंने प्रयास शुरू किए हैं, उस पर सबकी निगाहें भी हैं, क्योंकि इन्होंने पहले केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी की और पत्र भी लिखवाए, उनका रिस्पांस भी आना शुरू हुआ। हरियाणा विधानसभा में अगर कर्मचारियों को नियम और अनुशासन से काम करने की आदत डाली तो उसका श्रेय भी ज्ञानचंद गुप्ता जी को जाता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।